नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम एक महत्वपूर्ण विषय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल। अगर विगत वर्षों में प्रीलिम्स के पेपर को अगर आप देखेंगे या फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो 2020 में जो नया सिलेबस आया है या जो चेंज हुआ है सिलेबस, उसमें आप जरा इसका विश्लेषण करके देखिए। वर्ष 2020 में पहला एग्जाम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2021 में दूसरा एग्जाम और वर्ष 2022 में तीसरा एग्जाम हुआ। तो अभी तक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 बार एग्जाम हो चुके हैं, 2020 में, 21 में, 22 में। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 19 के आसपास क्वेश्चन मध्य प्रदेश के भूगोल से पूछे गए थे। 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें से लगभग 17 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें लगभग 15 से 16 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एमपी के टोटल पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के पेपर में, पहले पेपर में एमपीपीएससी में, एमपी के लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल वेटेज। उसमें अगर आप सबसे ज्यादा वेटेज देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भूगोल का वेटेज माना जाता है। इसलिए आपकी ये एक प्रकार की जिम्मेदारी टाइप की बन जाती है एज ए स्टूडेंट कि आपको इस पोर्शन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत भी मानना है कि आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, क्योंकि परिणाम अंतिम महत्व रखता है। अगर आपका परिणाम सकारात्मक है तो आपकी दुनिया में जय जयकार होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आधे घंटे पढ़ते हैं, 5 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट पढ़ते हैं। अगर आपका परिणाम सकारात्मक है तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आपने 5 मिनट की तैयारी करके पीएससी का एग्जाम निकाला है। वो लोग यही कहेंगे कि मजाक में कह रहा है। दूसरी तरफ अगर आपका परिणाम सकारात्मक नहीं है तो आप 24 घंटे भी पढ़ लीजिए और अगर आपका पेपर नहीं निकला है तो ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि आपने 24 घंटे पढ़ाई की है। तो लोग क्या मानते हैं वो एक एक तरफ है, लेकिन आपका खुद का क्या मानना है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप आखिरकार पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट सकारात्मक आए। इसलिए आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। 2020 में जो नया सिलेबस आया है वो सिलेबस थोड़ा सा आपसे ज़्यादा इस बात की डिमांड करता है कि आप थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनली तरीके से चीज़ों को पढ़िए, ताकि अगर कंसेप्चुअल बेस पर कुछ क्वेश्चन आ गए तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा प्रयास मुख्य रूप से यही रहेगा कि आप मध्य प्रदेश का भूगोल इस तरीके से पढ़िए ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप पूछे जाएंगे तो दोनों ही प्रश्नों को आप समान रूप से समझकर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि पीएससी में जो सरल है वही कठिन है, जो कठिन है वही सरल है। सरल क्वेश्चन को कभी भी इतना सरल मत मान लीजिए कि ये हमसे बन ही जाएगा, क्योंकि वही नहीं बनेगा पेपर में। और कठिन क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, इसलिए कठिन क्वेश्चन हम सॉल्व कर जाते हैं। इसलिए कठिन सरल हो जाता है, सरल कठिन हो जाता है। तो आज से हम मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू करेंगे और भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों का डिस्कशन भी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो थोड़ा सा आप उसको भी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें आपको क्या क्या विषय पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक है ये आपकी प्रीलिम्स की यूनिट 3 है। यूनिट 3 के अंतर्गत ये पूरा सिलेबस दिया गया है। एक संक्षिप्त रूप से हम एक सिनॉप्सिस टाइप की बना लेते हैं कि आखिरकार इसमें हमें पढ़ना क्या है। एक तो मध्य प्रदेश के भूगोल का सामान्य परिचय हमको पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन, ताकि आपकी एक व्यापक समझ हो पाए। दूसरा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक या फिर आपको भौतिक विभाजन पढ़ना है। तीसरा, आपको पर्वत पठार के बारे में भी जानकारी लेनी है, विगत वर्षों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। इसके बाद मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र भी आपको पढ़ना है और इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको नदियां और नदियों के ऊपर जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मृदा के साथ साथ इसमें कृषि और पशुपालन जैसे टॉपिक भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें आप जलवायु भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जलवायु के बाद आपको वन प्लस वन्यजीव संरक्षण,
ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद आप आ जाइए मध्य प्रदेश में खनिज और उद्योग पर, और इसी में एक तीसरा टॉपिक आप लिख लेना परिवहन का, और सबसे लास्ट में इसमें आपको पढ़ना है ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत आपको जिन टॉपिकों को कवर करना है मुख्य रूप से, वो मुख्य रूप से इतने टॉपिक है। इसमें अगर बीच में जो करंट के अपडेटेड आंकड़े हैं उन आंकड़ों को भी हम यहीं पर देखते चले जाएंगे। तो सामान्य परिचय सबसे पहले है, भौगोलिक भौतिक विभाजन, फिर हमें पढ़ना है पर्वत पठार, अपवाह तंत्र, नदियां, परियोजनाएं, मृदा, कृषि, पशुपालन, ये सारे टॉपिक हम एक साथ कवर कर लेंगे। जलवायु वाला टॉपिक अलग से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। इससे जो क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल टाइप के ज्यादा बन रहे हैं। वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। खनिज उद्योग और परिवहन, तीन टॉपिक आपके यहाँ से हैं, और सबसे लास्ट में एक ऊर्जा वाला टॉपिक है, तो वो हम कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत जो यूनिट 3 है, आपको बेसिकली ये चीजें कवर करनी है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और बेसिक सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के भूगोल की प्रमुख और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, मध्य प्रदेश के भूगोल का सामान्य परिचय। अब मध्य प्रदेश के भूगोल के सामान्य परिचय में बेसिक सी बातें समझने हैं, कोई भी ऐसी सिरदर्द वाली बात इसमें है नहीं। तो अगर आपसे मानचित्र बनाते नहीं आता है तो उसको आप सीख लीजिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप मानचित्र बनाइए अपने हाथ से। बना बनाया हुए मानचित्र में अगर करोगे तो उतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, क्योंकि आगे चलकर कभी ना कभी प्री में, मेंस में, आपको प्री में तो नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन मेंस में आपको हो सकता है बनाना पड़े। इसलिए थोड़ा सा मानचित्र को लेकर आप सजग रहिए और हाथ से बनाने का प्रयास करिए तो ज़्यादा बेटर है। मानचित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली डिक्टो बनाना है, बस ऐसा होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बना है ये समझ में आना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के भूगोल के सामान्य परिचय में सबसे पहली बात आपको समझना है मध्य प्रदेश के भूगोल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% भाग के बराबर है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का देश में स्थान दूसरा है। तो पहली सबसे बेसिक सी बात कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य माना जाता है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का लगभग 3.5% जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसके कारण से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर खिसक गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, क्षेत्रफल को लेकर आपको ये भी समझना है कि कहीं कहीं ये क्षेत्रफल आपको इस तरीके से भी मिलेगा, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। अब 245 वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब है कि 252 में से 7 कम मिलता है। तो इन दोनों में से सबसे ऑथेंटिक चीज कौन सी है और इनमें से हम सही किसको माने? और दूसरी बात ये है कि आखिरकार ऐसा मिलता क्यों है। तो बात यहां पर जरा समझिए कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक। इस अमरकंटक नामक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी घाटी है, जिसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के साथ है और अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश के साथ है। तो ये घाटी आपको यहां पर दिखाई देगी। इस घाटी का नाम है किरार घाटी। ये घाटी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक क्षेत्र में है, जो कि अनूपपुर जिले में है।
अब इस घाटी को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के साथ मध्य प्रदेश का विवाद है। विवाद कहने का मतलब है कि दोनों ही इस घाटी को लेकर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कहना है कि ये जो किरार घाटी वाला पूरा क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का है। मध्य प्रदेश का ऐसा कहना है कि किरार घाटी वाला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का भाग है। ऐसा कहने के पीछे दोनों तर्क इस बात का देते हैं कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब समझौते में ये किरार घाटी वाला एरिया छत्तीसगढ़ को दिया जाना था, जबकि मध्य प्रदेश का ऐसा कहना है कि किरार घाटी का केवल वो क्षेत्र दिया जाना तय किया गया था जो छत्तीसगढ़ में अभी शामिल है, पूरी किरार घाटी देना शामिल नहीं था। अब बेसिक सी बात इतनी है कि दोनों आखिरकार लड़ क्यों रहे हैं, तो बात यहाँ यह है कि एक तो ये खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, औषधीय जड़ी बूटियां यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती हैं और अच्छी औषधीय जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा वगैरह हैं वो यहाँ पर मिलती है, जिस कारण से दोनों राज्य अपना अपना दावा यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और दोनों ही राज्यों का ऐसा मानना है कि ये घाटी हमारे यहाँ पर होगी तो ज्यादा लाभ मिल सकेगा। कौन सा क्षेत्र किस राज्य का है ये निर्धारित करने का अधिकार किसी राज्य विशेष का होता ही नहीं है। दरअसल भारत सरकार तय करती है कि ये क्षेत्र आपका है और आपका नहीं है। तो अगर भारत सरकार ने ये तय करके रखा है कि किरार घाटी मध्य प्रदेश का हिस्सा है तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुस्तकों में 245 लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो दरअसल बात यह है कि 2004 तक कहीं कहीं क्षेत्रफल 245 किलोमीटर स्क्वायर मिलता था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का जो वार्षिक प्रकाशन आता है उसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर ही बताया गया है, इसलिए सबसे ऑथेंटिक डेटा जो है वो 252 वर्ग किलोमीटर का ही है। तो वर्तमान समय में विवाद जरूर चल रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो आंकड़ा है वो केवल कभी कभी याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर ऑथेंटिक क्षेत्रफल देखेंगे तो वो आएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.38% भाग के बराबर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें आपको समझना है कि मध्य प्रदेश का इसमें उत्तरी जिला कौन सा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है मुरैना। देखिए, ये जिला है आपका मुरैना, जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला या फिर उत्तरी बिंदु माना जाता है। दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक जिला मिलेगा जिसका नाम है बुरहानपुर। ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी बिंदु है। यहां अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यहां अगर आप आएंगे तो यहां मिलेगा आपको सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु मुरैना, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका सिंगरौली। प्रदेश का मध्य बिंदु माना जाता है सागर डिस्ट्रिक्ट को। मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक जगह है कटनी में जिसका नाम है करौंदी। करौंदी कटनी। कटनी का जो करौंदी नामक क्षेत्र है ये भारत का केंद्र बिंदु है। और उज्जैन में एक जगह है जिसका नाम है मंगलनाथ। इसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया है। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बैतूल। ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु है।
तो अगर आप कुछ फैक्चुअल बातों को यहाँ पर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु मुरैना, दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर, पश्चिमी बिंदु अलीराजपुर, पूर्वी बिंदु सिंगरौली। मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु सागर माना जाता है। कटनी का करौंदी गांव भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। बैतूल को अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है और उज्जैन के मंगलनाथ को पृथ्वी के केंद्र बिंदु के तौर पर माना जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल सी बातें हैं, आपको ऐसी कोई ज्यादा इसमें याद करने वाली बात है नहीं। दूसरी बात आपको समझनी है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अगर आप देखें, देखिए यहाँ देखिए सबसे नीचे से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उसका मान होता है 21 डिग्री 6 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा। और सबसे ऊपर से जो रेखा गुजर रही है उसका मान होता है 26 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक इसी तरीके से अगर आप देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिम में जो देशांतर रेखा है उसका मान होता है 74 डिग्री 9 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से एक रेखा जा रही है जिसका मान होता है 82 डिग्री 48 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय मान अगर आप देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एक, और 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट तक। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 से 26 30 तथा देशांतरीय विस्तार 74 9 से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। इस तरीके से इसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा का जो मान होता है वो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थ। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश के जितने जिलों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है वो जिले होते हैं 14 जिले। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है। अब ये 14 जिले कौन से हैं, अगर आपको इसके बारे में पता हो जाएगा तो कर्क रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये 14 जिले पता होने चाहिए। दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, तीन भी कह लीजिए। एक तो बहुत सिंपल सा है, हलवा टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा आपसे कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, आंसर है 14। दूसरा प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तीसरा क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह कर्क रेखा से सबसे नजदीक है। तो दूसरे और तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी रहता है कि आपको इन 14 जिलों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से, बड़े आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। अब बात यह है कि इन 14 जिलों को हम अगर पश्चिम से लेकर पूर्व तक सीक्वेंस में याद करना चाहें कि सबसे पश्चिम में कौन सा है, फिर पूर्व में, फिर पूर्व में, फिर पूर्व में और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, अगर इसको याद करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कोटेशन याद कर लीजिए और उस कोटेशन के माध्यम से आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। कोटेशन है आपका, रउआ राशि भवरा सा दम जब
कटनी, उमरा, सा। सीधा सिंपल सा कोटेशन है, रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। सीधा सिंपल सा कोटेशन है। इसको याद करने के बाद आप पश्चिम से पूर्व तक, ये है सबसे पश्चिम डायरेक्शन, और पश्चिम से लेकर आप पूर्व तक अगर आप जाओगे तो मध्य प्रदेश के जिले मिलेंगे। कैसे जिले मिलेंगे वो भी देख लीजिए। रा कहने का मतलब होता है आपका, सबसे पश्चिम में जिला है आपका रतलाम। ऊ कहने का मतलब होता है आपको दूसरा जिला मिलेगा जिसका नाम है उज्जैन। आ कहने का मतलब है आपको तीसरा जिला मिलेगा जिसका नाम है आगर मालवा। रा कहने का मतलब है एक जिला मिलेगा जिसका नाम है राजगढ़। सी कहने का मतलब है एक जिला मिलेगा आपको जिसका नाम है सीहोर। भा कहने का मतलब है जिला है आपका भोपाल। पा कहने का मतलब है जिला है आपका विदिशा। रा कहने का मतलब है जिला है आपका रायसेन। सा कहने का मतलब है जिला आएगा आपका सागर। दम कहने का मतलब है जिला है आपका दमोह। जब से बनेगा आपका जबलपुर। कटनी आपका लिखा ही है। उमरा से आपका बनेगा उमरिया, और सबसे लास्ट में जो सा है इससे बनेगा आपका शहडोल। अब देखिए, आप पश्चिम से पूरब तक मध्य प्रदेश के जिलों को सजा सकते हैं। सबसे पश्चिम में मिलेगा रतलाम, उसके पूर्व में आओगे तो मिलेगा उज्जैन, फिर मिलेगा आगर मालवा, फिर मिलेगा राजगढ़, फिर मिलेगा सीहोर, फिर मिलेगा भोपाल, फिर मिलेगा विदिशा, फिर मिलेगा रायसेन, फिर मिलेगा सागर, फिर मिलेगा दमोह, फिर मिलेगा जबलपुर, फिर कटनी, फिर उमरिया, फिर सबसे शहडोल। तो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा सबसे पश्चिमी जिले से, जिस जिले से गुजरती है उसका नाम है रतलाम, और मध्य प्रदेश की जिस सबसे पूर्वी जिले से गुजरती है उस जिले का नाम है शहडोल। तो पश्चिम में रतलाम से प्रवेश करती है और शहडोल से बाहर निकल आती है। तो 14 जिले कौन से हो गए आपके? रउआ राशि भवरासा दमजब कटनी उमरासा। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। अब मैं अगर आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि निम्नलिखित में से किस जिले में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आप बड़े आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक और अब अगर आपको याद रखना हो तो वो ये है कि मध्य प्रदेश में 4 महानगर हैं। उन महानगरों में से एक है भोपाल, एक है आपका इंदौर, एक है आपका जबलपुर, और एक है आपका ग्वालियर। तो अगर हम 4 जिलों को लीजिए तो इनमें से आप पता कर सकते हैं कि भोपाल से आपकी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन इंदौर से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। जबलपुर से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन ग्वालियर से नहीं गुजरती। तो मध्य प्रदेश में 2 महानगर ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, भोपाल और जबलपुर। जबकि 2 महानगर ऐसे हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, ना तो ये इंदौर से गुजरती है और ना ही ये ग्वालियर से गुजरती है। तो एक पढ़ने का तरीका ये भी है कि आप इन चीजों को पढ़ते हुए चलिए। फिर तीसरा क्वेश्चन एक ये भी आता है कि निम्नलिखित में से किस जिलों का समूह कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? आप 4 विकल्पों में से उस जिला समूह को पिक करिए या उस जिला समूह को टिक करिए जिस जिले समूह के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजर रही हो, क्योंकि सबसे नजदीक तो वही जिले आएंगे जिनसे कर्क रेखा गुजर रही हो। तो अगर आप 4 विकल्प देखेंगे तो उसमें एक ही ऐसा विकल्प दिया रहेगा जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजर रही होगी। बाकी 3 विकल्प ऐसे होंगे जिनमें से 1 या 2 जिलों में से कर्क रेखा नहीं गुजर रही होगी, बाकी में से गुजर रही होगी। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपके लिए बनते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश की लंबाई देख लीजिए ऊपर से नीचे की। तो अगर आप यहाँ पर लंबाई देखेंगे तो अगर आप सबसे उत्तरी बिंदु को सबसे दक्षिणी बिंदु तक मिलाएंगे तो मध्य प्रदेश की ये लंबाई, और मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र को सबसे पश्चिमी क्षेत्रों के साथ मिलाएंगे तो ये आपके एक चौड़ाई, ये अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको 605 किलोमीटर। और ये अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको
870 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की मध्य प्रदेश की कुल लंबाई है 605 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल चौड़ाई है 870 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश का पूरब पश्चिम विस्तार ज्यादा है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कम है। अब कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कम है अपेक्षाकृत पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की, तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये आपसे कंसेप्चुअल पूछा जाएगा। तो बस इतना याद रखिए कि ऊपर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 605, पूरब से पश्चिम तक लंबाई 870 किलोमीटर, मतलब कि चौड़ाई ज्यादा है और उसकी लंबाई आपकी अपेक्षाकृत कम मिलेगी। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार प्लस कर्क रेखाओं के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगली चीज सामान्य परिचय में आपको समझनी है, मध्य प्रदेश की सीमाएं। सीमाएं कहने का मतलब होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां तक आपकी संप्रभुता का विस्तार होता है। संप्रभुता का विस्तार कहने का मतलब है जहां तक आपके नियम कानून बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के लागू हो सकते हैं, उसको कहा जाता है सीमाएं। इन सीमाओं का निर्धारण दो तरीके से होता है। जो प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं या प्राकृतिक जो कारक होते हैं, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, वो भी एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद नियम बनाती है, नियम कानून के माध्यम से वो हर राज्य को बताती है कि आपकी सीमा इतनी है, और दूसरे राज्य को बताती है कि आपकी सीमा इतनी है। उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सीमा का निर्धारण होता है। तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण दोनों तरीके से किया जाता है। एक तो मध्य प्रदेश के सीमा का निर्धारण होता है प्रकृति के द्वारा। जब प्रकृति के द्वारा किसी राज्य विशेष की या देश विशेष की सीमा का निर्धारण होता है तो उसको कहा जाता है प्राकृतिक सीमा। तो एक तो होती है मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सीमा, और दूसरी होती है मध्य प्रदेश में राजनीतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा कहने का मतलब है प्राकृतिक कारक जैसे नदियां, पर्वत, पठार इत्यादि के द्वारा निर्धारित है। और राजनीतिक सीमा कहने का मतलब होता है नियम कानून बनाकर सीमा का निर्धारण किया जाए। तो मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण प्राकृतिक तरीके से भी किया गया है और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण राजनीतिक तरीके से भी किया गया है। प्राकृतिक तरीके से अगर आप सीमा के बारे में देखेंगे तो ये प्राकृतिक सीमा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा, तो एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं और यहां पर आप प्राकृतिक सीमा को इस डायग्राम में, चलिए ये तो आपको पता ही है कि ये भाग जो है वो आपका है उत्तर, ये भाग है आपका दक्षिण, ये भाग है आपका पश्चिम और ये भाग है आपका पूर्व, ईस्ट। उत्तर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो राज्य आपको मिलेंगे। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान दो राज्य मिलेंगे। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आपको मिलेगा और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक नदी आपकी उत्तर से प्रवाहित होती है जो मध्य प्रदेश की सीमा इस तरीके से बनाते हुए बहती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। अब चंबल नदी के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए बह रही है। चंबल नदी के उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा आएगी, दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सीमा। तो चंबल नदी दो राज्यों को एक दूसरे से अलग कर रही है, इसलिए
उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। ठीक इसी तरीके से ऐसी ही एक नदी जो है वो आपकी पश्चिमी भाग से भी बहती है, जो इस तरीके से बहती है और ऐसे निकल जाती है। इस नदी का नाम है माही नदी। अब माही नदी के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात दो राज्य आएंगे, जबकि पूर्व में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आएगा। तो माही नदी मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कर रही है। ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक नदी आपकी यहां से निकलती है और इस तरीके से निकलती इस तरीके से बह जाती है। इसका नाम है सोन नदी। ये है आपकी सोन नदी। तो सोन नदी के पूर्व में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, जबकि सोन नदी के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसलिए सोन नदी मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। एक नदी और है जो इस तरीके से निकलती है और ऐसे बह जाती है। इस नदी का नाम है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, और ताप्ती नदी के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। और ताप्ती दक्षिणी सीमा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला की पूरी पूर्व से पश्चिम तक इस तरीके से विस्तारित एक श्रृंखला पाई जाएगी पर्वतों की, जो मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसका नाम होता है सतपुड़ा मैकल श्रृंखला। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी बोर्ड पे। इन सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक तरीके से हुआ है, जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश को अलग कर रही हैं। इसलिए इन सीमाओं को कहा जाता है प्राकृतिक सीमा। तो अगर आप प्राकृतिक सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जरा देखिए आप, ऐसे डायरेक्शन हम बना लेते हैं। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए, उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। दक्षिणी सीमा का निर्धारण आपकी सतपुड़ा और ताप्ती नदी दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी, कभी कभी अमरकंटक का पठार जो है वो भी इसका आंसर हो जाता है। जबकि पश्चिमी सीमा का निर्धारण अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण माही नदी के द्वारा होता है। तो मध्य प्रदेश की एक सीमा का निर्धारण प्राकृतिक तरीके से भी हुआ है, और प्राकृतिक तरीके से सीमा का निर्धारण इतने तरीके से हो सकता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए तो आपको एक बहुत मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में लग जाएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण, प्राकृतिक जो सीमा है वो कैसे निर्धारित होती है। दूसरी जो है वो है मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो राजनीतिक सीमा अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश पूर्णतः एक भू आवेष्टित राज्य माना जाता है। इसी को कहा जाता है स्थल रुद्ध प्रदेश। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। भूआविष्टित राज्य ऐसे राज्य को कहा जाता है जिसकी सीमा समुद्र की सीमा से स्पर्श न करती हो, बल्कि उसकी सीमा चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरी हो। अगर चारों तरफ किसी समुद्र या सागर का अभाव है, उसकी कोई भी सीमा समुद्र की सीमा से स्पर्श नहीं कर रही है, और चारों तरफ केवल जमीन और जमीन ही है जिससे वो घिरी हुई है, तो ऐसे क्षेत्र को आप स्थल रुद्ध के नाम से जानते हैं। अगर राज्य है तो उसको कहा जाएगा स्थल अवरुद्ध राज्य या फिर भू आविष्टित राज्य। अगर जिला है तो जिले को भी कहा जाएगा स्थल अवरुद्ध राज्य जिला। दूसरा इसका एक डायमेंशन ये भी होता है कि अगर आपके राज्य की सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रही है तो ऐसी सीमा को भी आप भू आविष्टित राज्य के नाम से जानते हैं। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं भू आविष्टित कहने के।
पहला अर्थ तो हो सकता है कि आपकी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं कर रही, जो सबसे सटीक है। समुद्री सीमा से स्पर्श ना होना। और इसका दूसरा ये हो सकता है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श ना होना। अगर आप दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों ही दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य माना जाता है। ना तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र की सीमा को स्पर्श करती है, ना ही मध्य प्रदेश की सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य माना जाता है। अब जरा यहाँ पर डायग्राम बनाइए। ये चीज आपको अपनी कॉपी में बनानी जरूर है, क्योंकि ये चीज अगर आप अपने हाथ से बनाओगे तो ही आपके लिए वो सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आएगी। अगर आप केवल बोर्ड पर देख रहे हो तो समझ में तो आ जाएगी, लेकिन वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे शिक्षक जो हुआ करते थे, उनका ऐसा मानना था कि विद्या जो है वो हाथों से होकर जाती है। इसलिए सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरीके की मतलब लिख कर ही पढ़ाई करिए, ताकि वो आपके लिए चीज़ ज़्यादा आसान बन जाए। लंबे समय तक याद रखा जा सकता है उस चीज़ को, अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं तो। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा है। इस सीमा को हम 5 अलग अलग कलर से अभी बना लेंगे। पहले आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक सीमा है आपकी उत्तर प्रदेश की। यहां से लेकर यहां तक सीमा है आपकी राजस्थान की। यहां से लेकर यहां तक सीमा है आपकी गुजरात की। यहां से लेकर यहां तक सीमा है आपकी महाराष्ट्र की। और यहां से लेकर यहां तक सीमा है आपकी छत्तीसगढ़ की। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों की सीमा से लगती है। उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान है, पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो गुजरात है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है, उत्तर सॉरी पूर्व में अगर आप देखेंगे तो वो आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पहली बात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन 5 के अलावा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। आंसर है 5। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती या साझा नहीं होती। तो वो 5 के अलावा अगर कोई छठवां स्टेट दिया है तो वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है और न्यूनतम सीमा किससे लगती है। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा मानचित्र को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, कितने ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ लगते हैं। और ये चीज समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से बनाते हैं ताकि आपके लिए स्पर्श हो अलग तरीके से इसको समझते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री हम बना रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की वो सीमा हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। तो ग्रीन कलर की बाउंड्री वो हो जाएगी जो लग रही है आपकी उत्तर प्रदेश के साथ। ब्लू कलर की बाउंड्री वो बाउंड्री हो जाएगी जो लग रही है आपकी छत्तीसगढ़ के साथ। ये ब्लू कलर की बाउंड्री है आपकी। पिंक कलर की बाउंड्री वो बाउंड्री हो जाएगी जो लग रही है आपकी महाराष्ट्र के साथ। फिर आपका कलर आ जाएगा एक, कोई भी कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। रेड कलर
की सीमा वो सीमा है जो लग रही है आपकी गुजरात के साथ। और सबसे लास्ट में बच गया आपका राजस्थान। तो राजस्थान के साथ हम ले लेते हैं येलो कलर। तो ये वो सीमा हो जाएगी जो लग रही है आपकी राजस्थान के साथ। इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ ये जो सीमा है, येलो कलर की बाउंड्री जितनी भी आपको दिखाई दे रही है वो सब सीमा है राजस्थान की। रेड कलर की जितनी भी बाउंड्री दिखाई दे रही है वो सब है आपकी गुजरात की। पिंक कलर की जो भी बाउंड्री है वो है आपकी महाराष्ट्र की। ब्लू कलर की जो बाउंड्री है वो है आपकी छत्तीसगढ़ की। और ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है वो है सब आपकी उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए। अब देखो, बीच में एक जिला इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस जिले का नाम है मुरैना। केवल रॉ डायग्राम ही आपको बनाना है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। ये जिला जो दिख रहा है ना, उस जिले का नाम है मुरैना। मुरैना के बाजू में जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है भिंड। भिंड के बाजू में जो जिला दिखाई दे रहा है, इस जिले का नाम है दतिया। इस तरफ आओ, यहां आपको एक जिला दिखाई देगा जिसका नाम है ग्वालियर, GWL। इसके नीचे आपको एक जिला दिखाई देगा जिसका नाम है शिवपुरी। और यहां आपको एक जिला दिखाई देगा जिसका नाम है शिवपुर। तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, बीच में फंस गया आपका ग्वालियर और नीचे आ गया आपका शिवपुरी। शिवपुरी के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जिला हुआ करता था गुना। लेकिन इस गुना को जब हमने इस तरीके से काटा तो ये वाला जो हिस्सा है पश्चिम साइड वाला, ये बना गुना और ये बना आपका अशोकनगर। तो पूर्वी हिस्सा जो है वो अशोक है और पश्चिमी हिस्सा जो है वो वाला है। अशोकनगर के नीचे अगर आप जाएंगे तो अशोकनगर के नीचे आपको जो जिला मिलेगा उसका नाम है सागर। सागर के ऊपर ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये पूरा जिला हुआ करता था टीकमगढ़। अब टीकमगढ़ को हमने इस तरीके से काट दिया है तो ये जो हिस्सा है ये है आपका निवाड़ी और ये हिस्सा आपको दिखाई देगा टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाजू में जो जिला आपको दिखाई दे रहा है ना, इस जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर के बाजू में जो जिला दिखाई दे रहा है उसका नाम है पन्ना। पन्ना के बाजू में जो जिला दिखाई दे रहा है इसका नाम था सतना, मतलब है। अब सतना में से एक नया जिला बना है और उस नए जिले का नाम है मैहर। लेकिन मैहर जो है ना वो इस तरीके से नीचे बना है। ये देखो, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना ब्लैक कलर से, ये पूरा जिला जो आपको दिखाई देगा ना, ये है आपका मैहर। तो नीचे वाला हिस्सा है मैहर। अब ये पूरा जिला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा जिला था आपका रीवा। अब रीवा को आपने इस तरीके से काटा है कि ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका मऊगंज और ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है रीवा। रीवा से लगता हुआ जिला था आपका सीधी। अब देखो यहां पर सीधी को इस तरीके से आपने काटा है कि ये वाला हिस्सा है वो है आपका सीधी और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है आपका सिंगरौली। तो ये सीधी और ये है आपका सिंगरौली। अब देखो जरा काउंट करिए जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। मुरैना, देखो मुरैना की इतनी सीमा जो है वो लगती है राजस्थान से और एक ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है जो इधर पे पिंक कलर से कर दी है ये लग रही है आपकी उत्तर प्रदेश से। तो पहला जिला कौन सा होगा उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाला? मुरैना। दूसरा जिला कौन सा होगा? भिंड। तीसरा जिला कौन सा होगा? दतिया। श्योपुर उत्तर प्रदेश से नहीं लगता, ये राजस्थान से लगता है। ग्वालियर किसी के साथ भी नहीं लगता, ये देखो ग्वालियर किसी भी के साथ नहीं।
चौथा होगा शिवपुरी। शिवपुरी की ये वाली सीमा देखिए जरा आप, ये लग रही है उत्तर प्रदेश के साथ। पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका, अशोकनगर। गुना की सीमा नहीं, अब अशोकनगर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। छठवां कौन सा होगा, सागर। सातवां कौन सा होगा, टीकमगढ़। आठवां कौन सा होगा, नेवाड़ी। नौवां कौन सा होगा, छतरपुर। 10वां कौन सा होगा, पन्ना। 11वां कौन सा होगा, सतना। अब मैहर की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती, तो मैहर टिक नहीं करना है। 12वां कौन सा हो जाएगा, मऊगंज। मऊगंज की सीमा लगती है और रीवा की सीमा भी लगती है, तो मऊगंज और रीवा दोनों की सीमा लगती है। तो 13वां हो जाएगा रीवा। 14वां हो जाएगा सिंगरौली। ये देखो सिंगरौली की ये सीमा है, ये देखो ये सब सीमा सिंगरौली की है। सिंगरौली जिला यहाँ तक है। मैं पिंक कलर से आपको कर देता हूं तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। ये देखो सीधी की सीमा नहीं लग रही है। सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन सीधी की सीमा नहीं लगती। तो सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती। जो नया मानचित्र है मध्य प्रदेश का उसमें भी, तो मध्य प्रदेश के वो 14 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, नेवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगंज, रीवा और सिंगरौली। तो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो मध्य प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दूसरा आ जाइए राजस्थान की तरफ। अब राजस्थान में देखिए जरा, यहाँ हो जाएगा श्योपुर, फिर नीचे आएगा शिवपुरी, फिर आएगा गुना। गुना के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो दिखाई देगा वो कहलाएगा आपका राजगढ़। राजगढ़ के नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा कहलाता था शाजापुर। लेकिन वर्तमान समय में हमने शाजापुर को इस तरीके से काट दिया है ऊपर से, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आगर मालवा, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है शाजापुर। अब शाजापुर से लगता हुआ इस तरीके से आपको एक जिला मिलेगा यहाँ पर। ये देखो ये जिला मिला, ये जिला है आपका रतलाम। रतलाम के ऊपर जो पूरा जिला था वो कहलाता था आपका मंदसौर। अब मंदसौर को इस तरीके से काटा तिरछा, तो ये ऊपर वाला जो जिला है वो बोला नीमच। अब रतलाम से पूरा लगता हुआ एक नीचे तक जिला हुआ करता था, इसका नाम था झाबुआ। झाबुआ को आपने बीच में से काट दिया ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है झाबुआ और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है अलीराजपुर। तो नीचे वाला हिस्सा है अलीराजपुर, ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा आपका झाबुआ। अब राजस्थान के साथ जो जिलों की सीमा स्पर्श कर रही है जरा एक बार उनको आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर मुरैना की सीमा लग रही है, तो पहला जिला तो हो जाएगा आपका मुरैना, दूसरा होगा श्योपुर, तीसरा होगा शिवपुरी, चौथा होगा गुना, पांचवा होगा राजगढ़। शाजापुर अब राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता, इसलिए शाजापुर अब काउंट मत करिए। छठवां जिला होगा आपका आगर मालवा, सातवां जिला होगा रतलाम, आठवां जिला होगा मंदसौर, नौवां जिला होगा नीमच। झाबुआ और अलीराजपुर को ठीक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अलीराजपुर की ये जो सीमा है, ये वाली सीमा, ये अब वर्तमान समय में लग रही है गुजरात के साथ। अब अलीराजपुर की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ टच नहीं करती, इसलिए अलीराजपुर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ तो लगती है, ये रेड और पिंक के साथ, लेकिन येलो के साथ नहीं लगती। जबकि झाबुआ की सीमा येलो और रेड दोनों के साथ लगती है। तो झाबुआ 10वां जिला होगा जो राजस्थान की सीमा को टच करता है। तो राजस्थान के साथ लगने वाले 10 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। तो राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले हो जाएंगे आपके ये वाले। गुजरात के साथ ये जो रेड कलर की बाउंड्री है, इस रेड कलर की बाउंड्री के साथ एक तो झाबुआ टच कर रहा है और दूसरा आपका अलीराजपुर टच करता है। तो गुजरात की सीमा के साथ लगने वाले जिलों की संख्या हो जाएगी 2, झाबुआ और अलीराजपुर। महाराष्ट्र जो पिंक कलर की बाउंड्री दिख रही है उसको देख लेते हैं हम। अलीराजपुर के नीचे अगर आप आओगे तो एक छोटा सा जिला आपको मिलेगा, इसका नाम है बड़वानी।
इसके नीचे अगर आप आओगे तो एक और जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है खरगोन। खरगोन का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था इस तरीके से खंडवा। अब खंडवा को हमने इस तरीके से काटा है, तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका बुरहानपुर। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका बैतूल। अब नया एक जिला बना है जिसका नाम है पाढुरना, छिंदवाड़ा से अलग होके। तो बैतूल से जस्ट लगता हुआ आपका जिला है आप पाढुरना। इसके बाजू में अब जिला है आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाजू में आपका जिला है शिवनी, और सिवनी के बाजू में आपका जिला है बालाघाट। अब देख लीजिए वो सब जिलों की बाउंड्री काउंट कर लीजिए जो पिंक कलर से टच कर रही है। यहां से हम शुरू करते हैं। अलीराजपुर की बाउंड्री पिंक कलर से टच कर रही है, तो पहला जिला तो हो जाएगा आपका अलीराजपुर जो महाराष्ट्र के साथ लगता है। दूसरा जिला होगा बड़वानी, तीसरा जिला होगा खरगोन, चौथा जिला होगा बुरहानपुर। अब खंडवा की ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये खंडवा की बाउंड्री है, तो खंडवा की बाउंड्री भी महाराष्ट्र के साथ लगती है, इसलिए पांचवा जिला हो जाएगा आपका खंडवा। छठवां जिला होगा आपका बैतूल। सातवां जिला अब वर्तमान समय में कौन सा आ जाएगा, पाढुरना। तो छिंदवाड़ा से अलग होगा जो पाढुरना जिला बना है उसकी सीमा भी महाराष्ट्र के साथ लगती है, तो पाढुरना। आठवां जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा, नौवां जिला हो जाएगा सिवनी, और 10वां जिला हो जाएगा बालाघाट। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाढुरना, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। 10 जिले महाराष्ट्र के साथ, 10 जिले राजस्थान के साथ, 2 जिले गुजरात के साथ। अब बच गया आपका छत्तीसगढ़, तो एक बार छत्तीसगढ़ को भी देख लीजिए। सीधी, सीधी के बाजू में आपका जिला आएगा, ये जिला है आपका शहडोल। शहडोल के बाजू में ये जिला आपको मिलेगा अनूपपुर। अनूपपुर के बाजू में आपका जिला आएगा डिंडोरी, नीचे आएगा। और डिंडोरी से लगता हुआ जिला आएगा आपका मंडला। ये देखो, अब यहां देखिए छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला एक तो सिंगरौली की, ये देखो सिंगरौली का जिला, तो ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ ये सिंगरौली है, तो सिंगरौली पहला हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ के साथ है। दूसरा हो जाएगा सीधी, तीसरा हो जाएगा शहडोल। सीधी की ये बाउंड्री देखो यहाँ पर पीले कलर से। चौथा होगा आपका अनूपपुर, पांचवा होगा आपका डिंडोरी, छठवां होगा आपका मंडला, और सातवां होगा बालाघाट। ये देखो बालाघाट की ये वाली जो सीमा है वो ब्लू कलर से लग रही, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ लग रही है। तो मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। ये मिल गया आपको पूरा। तो मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हो जाएंगे जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। अब इन जिलों में से अगर आप देखेंगे तो काउंट एक बार करिए आप, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बाजू में जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बारे में डायरेक्शन आएगी वो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, और इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब देखो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में जो आपको राज्य मिलेगा उसका नाम है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जबकि पूरब और दक्षिण पूरब में जो राज्य है वो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो राज्य है वो छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्ट में आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। नॉर्थ वेस्ट में आपका राज्य है राजस्थान, और वेस्ट में आपका राज्य है गुजरात। अब बच गया नॉर्थ।
नॉर्थ में दो राज्य हैं, एक राज्य है उत्तर प्रदेश और एक राज्य है आपका राजस्थान। अब इनमें से ज्यादा हम किसको माने? अगर एक इनमें से टिक करना हो तो आप वो राज्य टिक करिए जिसकी उत्तर में सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और अगर सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे तो राजस्थान एक ऐसा राज्य हो जाएगा जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से सबसे लगती है। तो वैसे तो दोनों ही आंसर सही हैं, राजस्थान भी सही है और उत्तर प्रदेश भी सही है, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को टिक करना पड़े तो आप राजस्थान का टिक कर लीजिए। यहाँ पर इसी बात को मानचित्र में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 5 राज्यों के साथ लगती है, उनमें से उत्तर प्रदेश से 14 जिले और गुजरात से 2 जिले। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, जबकि गुजरात से लगती है सबसे कम। तो सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश की लगती है गुजरात से, जबकि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। अब जरा यहाँ पर एक प्रकार का मैथ का कैलकुलेशन करिए जरा। मैथ का कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ जिले लगते हैं 14, राजस्थान के साथ जिले लगते हैं 10, महाराष्ट्र के साथ जिले लगते हैं 10, छत्तीसगढ़ के साथ जिले लगते हैं 7, गुजरात के साथ जिले लगते हैं 2। टोटल जिले अगर काउंट करेंगे तो 7 4 11, 2 13 और 2 3 4 43। तो मध्य प्रदेश के 43 जिले ऐसे हो जाएंगे जो कम से कम एक राज्य की सीमा तो स्पर्श कर रहे हैं, जबकि 12 राज्य ऐसे हो जाएंगे जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। लेकिन अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो ये आंकड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन 43 जिलों में से कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग आपने दो दो बार कर ली है, इसलिए उन दो दो बार की काउंटिंग आपको माइनस करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे मुरैना, तो इन 14 जिलों में आपने मुरैना भी लिखा है, जबकि इस 10 जिलों में भी आपने मुरैना लिखा है। तो मुरैना की काउंटिंग दो बार हो गई। ठीक इसी तरीके से एक जिला है शिवपुरी, जिसमें शिवपुरी की काउंटिंग भी आपने दो दो बार कर ली। तो शिवपुरी की काउंटिंग उत्तर प्रदेश में भी की है और शिवपुरी की काउंटिंग आपने राजस्थान में की है। तो मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हो जाएंगे जिनकी काउंटिंग हम दो दो बार कर रहे हैं, तो 6 को कर दीजिए माइनस, तो ये बचेंगे आपके 37। तो आंकड़े क्या मिलेंगे कि मध्य प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जो कम से कम एक राज्य की सीमा स्पर्श करते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के इन्हीं 37 में से 6 जिले ऐसे भी हैं जो दो राज्यों की सीमा एक साथ स्पर्श करते हैं। जबकि बच गए आपके 18 जिले, तो 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो इन 18 जिलों को कहा जाता है भू आविष्ठित जिले। तो अब आपको चूंकि स्पर्श करने वाले जिलों के बारे में पता चल गया है, इसलिए भू आविष्ठित जिलों के बारे में अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी के साथ बता दोगे। जैसे मैंने प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आविष्ठित है, और मैंने विकल्प दिए शिवपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। तो आंसर इसका ग्वालियर हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर की सीमा ना तो राजस्थान के साथ लगती है, ना ही उत्तर प्रदेश के साथ, या फिर किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। तो ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, उन सभी को कहा जाता है भू आविष्ठित। परीक्षा के दृष्टिकोण से लास्ट में अंतिम जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मध्य प्रदेश के 6 वो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा दो राज्यों के साथ एक साथ लगती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो जिले आपको मिल जाएंगे। देखिए, ये है आपका, इधर आएगा आपका उत्तर प्रदेश, इधर आएगा आपका राजस्थान। राजस्थान यहाँ तक है, फिर यहाँ आ जाएगा आपका गुजरात, यहाँ जाएगा आपका महाराष्ट्र और यहाँ आ जाएगा आप छत्तीसगढ़। पहला जिला देखो,
ये जो जिला आपने देखा है, इस जिले का नाम हमने पढ़ा था मोरेना। अब मुरैना की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो इस तरफ मुरैना की बाउंड्री लगती है उत्तर प्रदेश से और इस तरफ बाउंड्री लगती है राजस्थान से। दूसरा जिला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने पढ़ा था दूसरा जिला, और इस जिले का नाम था शिवपुरी। तो शिवपुरी को अगर आप देखेंगे तो शिवपुरी की ये जो बाउंड्री है वो लग रही है उत्तर प्रदेश से, और ये बाउंड्री जो है वो लग रही है राजस्थान से। तो शिवपुरी दूसरा जिला जिसकी सीमा दो राज्यों को एक साथ स्पर्श करती है। फिर एक तीसरा जिला आपने पढ़ा था इस तरीके से, इसका नाम था झाबुआ। और झाबुआ की सीमा अगर आप देखेंगे तो ऊपर है आपका राजस्थान और नीचे आएगा आपका गुजरात। फिर झाबुआ के नीचे एक और जिला था जिसका नाम था अलीराजपुर। तो अलीराजपुर की ऊपर की सीमा स्पर्श कर रही है गुजरात से, जबकि नीचे की सीमा इसकी स्पर्श करती है आपकी महाराष्ट्र से। तो चौथा जिला अलीराजपुर जिसकी सीमा दो राज्यों को एक साथ स्पर्श करती है। फिर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको बालाघाट। और बालाघाट की सीमा अगर आप देखेंगे तो बालाघाट की सीमा पश्चिम में जाएगी महाराष्ट्र के साथ, जबकि पूरब में स्पर्श करेगी छत्तीसगढ़ के साथ। और अंतिम जिला अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अंतिम जिला आपको मिलेगा सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा अगर आप देखेंगे तो इधर स्पर्श करेगी उत्तर प्रदेश से, जबकि दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में स्पर्श करेगी छत्तीसगढ़ से। तो मध्य प्रदेश के ये वो 6 जिले हो जाएंगे जिनकी सीमा दो राज्यों को एक साथ स्पर्श करती है। पहला जिला मुरैना, सीमा एक साथ स्पर्श करेगी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। दूसरा जिला झाबुआ, सीमा एक साथ स्पर्श करेगी राजस्थान गुजरात से। तीसरा हो जाएगा अलीराजपुर, सीमा एक साथ स्पर्श करेगी गुजरात और महाराष्ट्र से। चौथा हो जाएगा बालाघाट, सीमा एक साथ स्पर्श करेगी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। पांचवा हो जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली की सीमा एक साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ लगेगी। और अंतिम छठवां जिला हो जाएगा शिवपुरी जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ लगेगी। 2019 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जिसकी सीमा राजस्थान और गुजरात के साथ एक साथ लगती है। आंसर था आपका झाबुआ। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के सामान्य परिचय में अभी इतना ही। बाकी की चर्चा हम अगली क्लासेस में करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।